हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम। इससे पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के उनको डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को भी देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और उनके आंसर की के हिसाब से जो ऑप्शंस गिवन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 26 क्वेश्चन है। वाइट रेवोल्यूशन रेफर्स टू बूस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किससे साथ रिलेटेड है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन के साथ जो है वो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है। इसके बाद हमारे पास 27 क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोगों से फॉर्मूलाज पूछे गए थे। यहाँ पर आपको एक और है सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस, डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल मीन्स एंड डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूलाज को मैच करना था। यहाँ पे आपका ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैम्पल मीन का फॉर्मूला है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसके अलावा सैम्पल वेरिएंस का यहाँ पर फोर्थ वन, सी का है यहाँ पे सेकंड और डी का है यहाँ पे फर्स्ट। ये है आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसको सिर्फ फिशर का जो इंडेक्स है वो सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। 29th क्वेश्चन, इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज़ अ टूल ऑफ, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग किस किस के टूल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, बट वी ऑल एक्सटेंड अडेप्ट एंड इंटीग्रेट दम, यानी कि उनको कंबाइन करके हम लोग बोथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के जो टूल्स हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। हियर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 30th क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वॉल डब्ल्यू रॉस्टो द प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट नेसेसिटी फॉर टेक ऑफ वॉज द मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, टेक ऑफ स्टेज में जाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मोबिलाइज करें डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन सेविंग को। रीज़न क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग इज नेसेसिटी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जब हमारे पास सेविंग्स होंगी तभी हम लोग उसको फर्दर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होगी। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों ही ठीक है, और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है किसको, assertion को। यहाँ पे both A and R are true and R is the correct explanation of A. Now 31st question, a growth model in which there are diminishing returns on each factor of production but constant returns to scale and exogenous technological change that generate long term economic growth. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रिटर्न्स टू फैक्टर हैं वो तो डिमिनिशिंग है, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, और इसके अलावा जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो एक्सोजनस है, यानी कि टेक्नोलॉजी को एक्सोजनस फैक्टर जो है वो माना गया है। यहाँ पे हमें करेक्ट मॉडल को चूज़ करना था। हमें पता है कि सोलो के मॉडल में जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सोजनस फैक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। हेयर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल गिवन था। इस न्यूमेरिकल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपकी एवरेज कॉस्ट आनी है 35 और जो क्वांटिटी है वो आनी है 5। हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 33, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी यूएसए, चाइना एंड यूएई।
सो टॉप 3 उन्होंने दिए दिए थे, बाकी के जो 2 थे वो आप लोगों ने जो थे वो फाइंड आउट करने थे। सो यहाँ पे इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो है, एक तो है सऊदी अरेबिया और सेकंड है आपका हांगकांग, यानी कि ए और बी ऑप्शन। सो ए और बी ऑप्शन आपको गिवन था ऑप्शन नंबर 4 में। सो हेयर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो उसके बाद ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, सो यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है वो एडवोकेट करती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ताकि ओवरकम किया जा सके मार्केट फेलियर को थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। और स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि ये इनकरेज करेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस प्रोडक्ट, यानी कि इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो भी इनकरेज होगी और इसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं एडवांस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 34th ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सो हेयर बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद 35, सो इसमें से IMF का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। सो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर को लोन देना जो है वो IMF का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। उसके बाद हॉकिंस साइमन कंडीशन जो थी आपने ये देखना था कि कौन कौन सी जो हॉकिंस साइमन कंडीशन है वो होती है। सो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि एक तो हमारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं I माइनस ए मैट्रिक्स के वो पॉजिटिव होने चाहिए, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स 1 माइनस ए के वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। सो ये दो कंडीशंस जो हैं वो हॉकिंस साइमन कंडीशंस है। सो यहाँ पर आपका बी और डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सो बी एंड डी हमें गिवन था इन ऑप्शन नंबर 3। सो हेयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 37th क्वेश्चन, सो द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली सिलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960। सो इनिशियली कितनी स्टेट्स को चूज़ किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, कौन सी स्कीम के अंडर, कौन से प्रोग्राम के अंडर, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 का। सो यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो 7 स्टेट से सिलेक्ट की गई थी। सो हेयर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 38 है कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है जिसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। सो यहाँ पर आपकी ए और सी, सो यहाँ पर आपकी ए और सी, यानी कि बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, और इसके अलावा बाइंग अ न्यू कार बाय अ पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक, इसको ही सिर्फ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा। सो हेयर ए एंड सी आर करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी तो इसकी वजह से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। सो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ा है कि अगर हमारी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी मार्केट में तो उसकी वजह से एक तो एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि हम लोग गलत चुन करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट की जो प्रॉब्लम है वो आएगी। सो हेयर थर्ड ऑप्शन दैट इज ए एंड डी आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, गिवन सिग्मा एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन सीरीज and if to each and every observation of series is added to constant k, then what will be the standard deviation of new series। नई सीरीज की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी। सो नई सीरीज की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी सिग्मा। सो हेयर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 41st यहाँ पे है, इफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज हेटेरोसिडास्टिक which one of the responses based on given statement is true, यानी कि अगर हेट्रोसिडास्टिसिटी होगी तो उसकी वजह से क्या क्या होगा। सो इसकी वजह से एक तो हमारा यहाँ पर OLS estimates do not have the minimum variance property, उसकी जो मिनिमम वेरिएंस की प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेगी, और इसके अलावा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन OLS एस्टिमेट विल बी इनएक्यूरेट, यानी कि हम लोग OLS को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो हेयर बी एंड सी आर ट्रू। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज 42nd क्वेश्चन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है। सो इसमें से आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन हमारी यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। सो यहाँ पे जो स्टॉफलर एमल्सन की स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है, इसके लिए यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ओवर शूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज रेट डिवेलप्ड बाय डॉन बुश अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश। तो जो ओवर शूटिंग मॉडल है एक्सचेंज रेट का वो क्या इस्टेब्लिश करता है? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, ये क्या इस्टेब्लिश करता है? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन स्टिकी प्राइजेस एंड वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट्स। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो दिया है। सो इस न्यूमेरिकल में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। सो हियर ए एंड सी आर ट्रू ओनली। उसके बाद 45 यहाँ पर भी आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था पहले ही। सो हमें पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर जो है वो आ रहा है। उसके बाद ये स्टेटमेंट गिवन थी, हु सेड आई बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक, द कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर एंड एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड एलिमिनेट मोनोपली। यानी कि ये स्टेटमेंट किसकी है ये आपसे पूछा गया था। सो ये जो स्टेटमेंट है ये है जॉर्ज फर्नांडिस की। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसके अलावा एक और स्टेटमेंट गिवन है, ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एन इसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर स्टेपिंग अप जीडीपी ग्रोथ। यानी कि अगर आप लोग जीडीपी ग्रोथ चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है? इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ये बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज किया जाए किसमें? इंडिया में। सो यहाँ पे आपकी जो बोथ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पर करेक्ट है। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एक असर्शन रीजन वाली स्टेटमेंट है। असर्शन क्या कहती है कि मार्शल लर्नर कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन की सक्सेस के लिए ये रिक्वायर्ड है कि मार्शल लर्नर की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हों। रीज़न क्या है कि डिवेल्युएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपर, जो कि रिवर्स बोला गया है। अगर हम लोग डिवेल्युएशन करेंगे तो इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीप हो जाएंगे और हमारे लिए जो इम्पोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। सो इसके लिए यहाँ पर आपकी जो असर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रीज़न है वो गलत है। सो हेयर यहाँ पर आपकी थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद 49 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ व्हेन दे प्रपोज या थ्योरी। सो थ्योरी की जैसे जैसे उन्होंने इसको पब्लिश किया था वैसे वैसे आप लोगों ने इसका अरेंज करना था। सो यहाँ पर आंसर की के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले आएगा शम्पीटर, उसके बाद हैरड, उसके बाद रॉस्टो और सबसे लास्ट पे सोलो। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने ये मैच करना था कि कौन सी थ्योरी की कितनी स्टेजेस हैं। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी की पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं, जो ब्लैकर है उसकी थ्योरी की 5 स्टेजेस हैं, लैंड्री की जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की उसकी 3 स्टेजेस हैं, और सिडविक की जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है वो एक स्टैटिक इंटरप्रिटेशन है। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने इस बार का यूजीसी नेट का पेपर नहीं दिया, आए होपफुली उनको ये वीडियो हेल्प कर ली होगी, उनको ये पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं और इस बार का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। सो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार का जो पेपर था वो इजी था, लेकिन ये देखकर पता चल रहा है कि इस बार का जो पेपर था उसका पैटर्न टोटली चेंज था, और सेकेंडली ये डिफ़िकल्ट भी था और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग भी था। सो इन रीज़न की वजह से इस बार का जो पेपर था वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगा है। सो होपफुली
इस बार की जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम ही जाएगी। सो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग जो ऐसे ही एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों तक आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। सो आप लोग इधर-उधर की वीडियोज़ को देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फाइनली जो कट ऑफ आएगी वो तो नेट वालों ने डिसाइड करनी है, एनटीए ने डिसाइड करनी है। सो इसलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितने मार्क्स आपके आए हैं उससे ज़्यादा लेने की अगली बार कोशिश करें। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।